अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, सारा पाकिस्तान है एक ज़बान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीरी भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, कश्मीर आर्मी पाकिस्तानियों का अज़्म। इस पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी कि भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंद करने से भारत को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम आपके साथ खुसूसी तफसीलात डिटेल्स शेयर करेंगे कि FBR की बेनामी जायदादों के खिलाफ कार्रवाई में किन सियासी रहनुमाओं के नाम आ रहे हैं। लेकिन पहले हम बात करेंगे कि कश्मीर के मामले पर अक़वाम आलम की बेहिस्सी की वजह क्या सिर्फ कश्मीरियों का मुसलमान होना है। नाजरीन, कश्मीर गुज़श्ता 26 रोज़ से भारतीय जुल्म और बर्बरियत का निशाना बना हुआ है। मुसलमानों की नस्लकुशी की जा रही है, हिंदुओं को ज़बरदस्ती मकबूजा वादी में आबाद किया जा रहा है। कश्मीर में सरकारी नौकरियों पर हिंदुओं की तैनाती की खबरें गर्दिश कर रही हैं। गिरफ्तारियों से जेल भरे जा चुके हैं, जबकि अब घरों को जेल का दर्जा दिया जा रहा है। लेकिन ये जुल्म और बर्बरियत आखिर कब तक चलेगी? कब तक ताकत के बलबूते पर भारत कश्मीरी आवाम को ऐसे ही दबाए रखेगा? आखिर एक ना एक दिन तो कश्मीरी भाइयों की आज़ादी का सूरज लाजमी तुलू होगा इंशाअल्लाह। जबकि भारतीय जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ अक़वाम आलम की बेहिस्सी को भी तारीख के औराक में स्याह बाब के तौर पर लिखा जाएगा। आलमी बिरादरी 26 दिन से कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म होते हुए देख रही है और अभी तक भारत पर किसी भी किस्म का दबाव नहीं डाल पाई है। सूरत हाल पर सिर्फ तशवीश की जा रही है, अफसोस का इजहार किया जा रहा है, अमली तौर पर प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया जा रहा। जबकि आलमी मीडिया का किरदार इस हवाले से काबिल तहसीन है, जो कि कश्मीरियों की आवाज़ को दुनिया तक पहुंचा रहा है। BBC, CNN, वाशिंगटन टाइम्स, वॉइस ऑफ अमेरिका और न्यूयॉर्क टाइम्स समेत दीगर कई आलमी खबरसां इदारे भारतीय फ़ौज के मजालिम पर अश्कबार नज़र आ रहे हैं और अपनी रिपोर्ट्स में मोदी सरकार के सब अच्छा है कि राग अलापने को झूठ का पलंदा करार दे रहे हैं। BBC ने अपनी रिपोर्ट में एक शख्स की दास्तान बयान की और ये लिखा कि कश्मीर में अंधाधुंध गिरफ्तारियां, लोगों की दाढ़ियों को पकड़ना, उनको मारना, जिंदा जलाए जाने की कोशिश की जा रही हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने 13 साला नौजवान की दिलखराश कहानी शाया की और लिखा कि नौजवानों के साथ साथ कमसिन बच्चों को गिरफ्तार और उन पर भी तशद्दुद किया जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि पाकिस्तान से इल्हाक के हामी इलाकों में पाबंदियां सख्त हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका ये लिखता है कि वादी में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हैं, शहरी घरों में मैसूर होकर रह गए हैं। अल जजीरा ये लिखता है कि कश्मीरी पैलेट गन्स और सख्त पाबंदियों से नहित्ते आवाम लड़ रहे हैं। ये तमाम आलमी जरीदे कश्मीरियों की आवाज़ बने हुए हैं, जबकि पूरा मुल्क कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए आज हमने देखा सड़कों पर निकल आया। हर किसी के ज़बान पर एक ही नारा था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस अज़म का इजहार भी किया कि आखिरी दम तक कश्मीरियों के साथ खड़े रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम आलम की खामोशी पर भी इजहार अफसोस भी किया और ये कहा कि अगर कश्मीरी मुसलमान ना होते तो पूरी दुनिया खड़ी हो जाती। सवाल ये है कि आज मनाए जाने वाले कश्मीर आर्ट से दुनिया भर में पैगाम क्या गया? क्या कश्मीर के मामले को लेकर हुकूमत की सियासी, दिफाई और सिफारती जो पॉलिसीज़ हैं ये दुरुस्त हैं? जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बार बार दुनिया को दोनों ममालिक के दरमियान एटमी जंग का इंदिया दे रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं। यही इंदिया आज उन्होंने कश्मीर से मुतालिक न्यूयॉर्क में छपे अपने एक आर्टिकल में भी दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या दुनिया वज़ीर-ए-आज़म के इस इंदिया को संजीदा ले भी रही है या नहीं? इस सारी सूरत हाल पर मैं बात करने जा रही हूँ। साबिक तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा तस्नीम असलम साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया तस्नीम साहिबा। तस्नीम साहिबा, जैसा कि मैं बात कर रही हूँ कि आज पूरे मुल्क में हमने देखा कि किस तरीके से इजहार यकजहती किया गया, कश्मीर आर मनाया गया, जिसका यकीनन ये मकसद था कश्मीरियों को दुनिया को मैसेज देना कि हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन एक और अहम बात जो वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर से आज की कि मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए फिर कुछ ना कुछ कर सकती है और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाएगी। आपको भी पता है कि पिछले दिनों भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया था कि मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्द दाखिल हो रहे हैं। आज फिर भारत का एक नया ड्रामा सामने आया है कि पाकिस्तानी कमांडर भारतीय पानियों में दाखिल हो रहे हैं। यकीनन पाकिस्तान ने इसको मुस्तरद किया है, एक प्रोपेगेंडा करार दिया है। भारत के इन तमाम प्रोपेगेंडों को लेकर आप क्या समझती हैं कि हम मजीद किन तरीकों से दुनिया को एंगेज कर सकते हैं इनको बेनकाब करने के लिए? जी, आज दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं। एक तो पाकिस्तान में कश्मीर सॉलिडेरिटी आवर सेलिब्रेट किया गया, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने पार्टिसिपेट किया और एक यूनाइटेड पाकिस्तान का मैसेज दुनिया को गया कि पाकिस्तान इस तहरीक से या कश्मीरियों के सपोर्ट से पीछे नहीं हटेगा
और हमें किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि कश्मीर को अनेक्स करके ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोगों पे जुल्म करके वहाँ पे जेनोसाइड कमिट की जाए। एक चीज़। दूसरी, प्राइम मिनिस्टर का आज एक आर्टिकल छपा है जिसको बहुत वाइड पब्लिसिटी मिली है, उस पर बहुत कमेंट्स हुए हैं, बहुत तबसरे हुए हैं, सराहा गया है उसको, और बहुत से उसमें जो सवालात रेज़ किए गए हैं उसके जवाबात नहीं हैं। बहुत से पैरेलल्स जो हिटलर की नाज़ी रजीम और मोदी की बीजेपी रजीम के दरमियान जो हैं सिमिलैरिटीज़, उनको पॉइंट आउट किया गया है। और वही वेस्टर्न वर्ल्ड की जो एक उसके ऊपर या दुनिया की जनरल खामोशी है या एक अपीजमेंट की पॉलिसी है, उसकी तरह भी प्राइम मिनिस्टर ने अटेंशन ड्रॉ की है। जी बिल्कुल, उसकी तरफ तवज्जो दिलाई है। तो ये तो सिचुएशन है। एक तरफ अगर आप देखें, आपने ख़ुद भी अभी बात की कि इंटरनेशनल मीडिया बहुत इस पे स्क्रूपलसली, बड़ी दयानतदारी के साथ रिपोर्ट कर रहा है। दूसरा, आप देखिए कि यूएन मैकेनिज़म्स जो हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, वो भी इसके ऊपर रिपोर्ट कर रही हैं। आपने जेनोसाइड वॉच की अलर्ट देखी, आपने ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल की देखी, आपने 5 एक्सपर्ट्स जो यूएन के डिफरेंट वर्किंग ग्रुप्स और स्पेशल रिपोर्टर्स जो होते हैं मैकेनिज़म्स, उसके रिप्रेजेंटेटिव थे, उनकी एक बड़ी सख्त किस्म की स्टेटमेंट आई और उन्होंने बहुत उस पर कंसर्न एक्सप्रेस किया है। इंक्रीजिंगली आप देखें कि जहाँ जहाँ पाकिस्तानी और कश्मीरी डायस्पोरा है, वो अपने पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव्स को अब अप्रोच कर रहे हैं और उनकी ट्वीट्स में, उनके मैसेजेस में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स उनकी तवज्जो दिला रहे हैं कि कश्मीर में क्या हो रहा है। और एक इतनी अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है कि आप पूरी एक कौम को, 8 मिलियन लोगों को आप जेल में डाल दें, उनका खाना पीना बंद कर दें, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ बंद कर दें, बच्चों को आप उठा के टॉर्चर करें, इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाएं और लोगों को डेथ सर्टिफिकेट मार के उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट्स ना होने, इशू होने दें। तमाम इकदामात के बारे में ये चीज़ें दुनिया से छुपी नहीं है। बिल्कुल, हम आगाह भी कर रहे हैं, हम डिफरेंट फोरम्स को भी यूज़ कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि अरब कंट्रीज़ में हमारी लॉबी स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है? बड़ा ज़्यादा इस पर तनकीद भी हुई, अफसोस भी हुआ, तबसरे भी हुए कि किस तरह से अरब कंट्रीज़ में तो मोदी को अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, अप्रिशिएट किया जा रहा है, लेकिन किसी के मुंह से ये नहीं निकलता कि मोदी तुम क्या कर रहे हो, कश्मीरियों में इतना जुल्म कर रहे हो, बर्बरियत एक मचाई हुई है। वहाँ पर हमारी लॉबी स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है? क्या फोरम्स हमें यूज़ करने चाहिए? आप समझती हैं कि कारोबारी मफादात आड़े आ जाते हैं? देखिए, हर एक, अगर आप दुनिया में देखें तो डिफरेंट ब्लॉक्स की डिफरेंट इंटरेस्ट होंगी। वेस्ट में ये बिल्कुल सही है कि एक कश्मीरियों का मुसलमान होना उनकी ज़िंदगी को इन लोगों की नज़र में अर्ज़ा बना देता है। वो मुसलमानों के, जो ख़ुद मुसलमानों को मिलियंस के हिसाब से मार चुके हैं, उनके लिए मुसलमानों की ज़िंदगी कोई कदर नहीं। और ये एक लाज है, जो एक जियो स्ट्रेटेजिक सिनेरियो है, जो एक शिफ्ट आई है, पैराडाइम शिफ्ट आई है यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद, कि इस्लाम हमारा नेक्स्ट दुश्मन है, उससे ये चीज़ें फ़्लो करती हैं और बहुत सी पॉलिसीज़ हैं। फिर हमारे रीजन में उनके लिए चाइना एक फैक्टर है, और कैसे इंडिया को, इंडिया की खामियों पे, इंडिया के क्राइम्स पे, उसकी लीडरशिप के क्राइम्स पे पर्दा डाल के तो इंडिया को प्रोजेक्ट करना है कि वो चाइना के बराबर का एक मुल्क है। फिर आप अरब दुनिया की बात करें, बहुत क्रिटिसिज्म होता है कि उम्मा कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन आप ये भी देखिए कि कितने मुल्क इनमें से जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि दे आर पैंडरिंग टू इंडिया, उनमें कितने मुल्कों में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स हैं, कितने लोग अपने अवाम के एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। यूएई का केस थोड़ा सा स्पेशल है, उनके हुक्मरान के कुछ ज़ाती मामलात में इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ फेवर किया था, वो मेरा ख्याल, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूँगी, सबको पता है। तो शायद ये जो अवार्ड दिया गया, ये उसका रिवॉर्ड था। सही।
लेकिन इसी तरह बिजनेस इंटरेस्ट भी हैं। दूसरा, आप इन मुल्कों का रवैया और इज़राइल के साथ और पैलेस्टाइन इशू पे देख लीजिए। ज़्यादा इनमें से ज़्यादा मुल्क ऐसे हैं जो डील ऑफ द सेंचुरी को बड़े ज़ोर और शोर से पब्लिकली ना भी कर रहे हों तो बिहाइंड द सीन वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि पैलेस्टीनियंस को बस पैसा लगा दो, उनको साइनाई में आबाद कर दो या फिर रेड सी में डुबो दो, जो भी करो, लेकिन इज़राइल की एक्सपेंशन की गुंजाइश बनाई जाए। आप देखिएगा कि ये इंडिया में भी जो मॉडल मोदी फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आपको नज़र आ रहा है कि जी बिग इन्वेस्टमेंट, बार बार ये बात की जाती है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, और एक कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने बड़े हरिडली शेड्यूल करने की कोशिश की, इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस की। उसमें सारी दुनिया से लोग आएंगे, गल्फ़ से आएंगे, और इंडिया के अपने जो इनके आरएसएस के बहुत क्लोज हैं जैसे अंबानी हो गए, ये लोग बहुत बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स करेंगे। तो वो जाहिर है कि रियलिस्टिक में नहीं था, वो उन्होंने उसको पोस्टपोन कर दिया है। आखिरी सवाल लेकिन आपको मॉडल वही नजर आता है। बिल्कुल वही मॉडल नजर आता है। आखिरी सवाल, हुकूमत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये मामला ले जाने का सोच रही है, क्या तवक्कुआत, क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए हमें? देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ज़रा इसको बगौर देखना होगा, क्योंकि इंडिया ने उसमें जो अपना डिक्लेरेशन सबमिट किया हुआ है लेट 50s से या अर्ली 60s से, उसमें उन्होंने इंश्योर किया है कि पाकिस्तान कोई भी डिस्प्यूट इंडिया के साथ आईसीजे में ना ले जा सके। अभी जो रिसेंटली इंडिया गया था जादेव के मामले पे, जो टेररिस्ट उनका पाकिस्तान की कस्टडी में है, वो उन्होंने वियना कन्वेंशन को इन्वोक किया था, उसकी कुछ क्लॉजेस जो कि एक तरह से आईसीजे का जो पाकिस्तान का डिक्लेरेशन है या जनरली जो जुरिस्डिक्शन की बात है उसको ओवरराइड कर रहा था। सही। अब ये देखना होगा कि ऐसी कौन सी ट्रीटीज़ हैं यूएन की या कन्वेंशंस हैं, कॉवेनेंट्स हैं, जिनकी किसी क्लॉज को जिस पे इंडिया ने रिजर्वेशन ना की हो उसको इन्वोक करके पाकिस्तान ये केस ले जा सके। लेकिन इसके अलावा भी इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं जो देखी जानी चाहिए। लीगल ऑप्शंस और भी हैं जो देखी जानी चाहिए। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया साबिक तर्जुमान दफ्तर खारजा तस्नीम असलम साहिबा हमारे साथ ही। मुझे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब आपका। जुबैर साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान की अपील पर पूरी पाकिस्तानी कौम ने आज कश्मीर आर मनाया, मुल्क भर में सायरन बजाए गए। यकीनन हम ये बात कर रहे हैं, एक ही मकसद था कश्मीरियों को, दुनिया को ये मैसेज देना कि हम उनके साथ खड़े हैं। ऑपोजिशन इसको क्रिटिसाइज क्यों कर रही है जब से वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि जुमे के जुमे को हम ये कश्मीर आर इस तरीके से मनाएंगे इज़हार एकजहती के लिए? आप लोग क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं इसे? देखें, कश्मीर कॉज पर तो हम सब एक साथ हैं। स्ट्रैटेजी का फ़र्क हो सकता है और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप ये कहें कि यही स्ट्रैटेजी सही है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि 72 साल से जो पहले जितने भी लीडर्स आए थे, बाशमूल कायद आज़म के, सन 48 में जंग भी हो गई थी कश्मीर पर, तो उन्होंने तो नहीं कहा था कि बाहर खड़े हो जाए सब और उसी से मसला हल होगा। सो स्ट्रैटेजी के फ़र्क को इस तरह से लेना नहीं चाहिए कि हम नहीं चाहते कि कश्मीर कॉज पे हम अपना हाथ ना बटाएं। हम समझते हैं कि इससे ज़्यादा इफेक्टिव तरीके होने चाहिए। इसमें दो चीज़ें हैं। देखिए, एक तो ये है कि एक डोमेस्टिक ऑडियंस है पाकिस्तानी, वो कन्विंस्ड है कश्मीर कॉज के हवाले से, और एक है इंटरनेशनल ऑडियंस, वो कन्विंस्ड नहीं है। बहुत से ममालिक पहले कन्विंस थे, हमारे साथ होते थे एक ज़माने में, वो अब हमारे साथ नहीं है। कश्मीर कॉज के क्या सोल्यूशंस पॉसिबल है? एक मिलिट्री सोल्यूशन जो सब मेरा ख्याल है तब तमाम पाकिस्तानी कौम एग्री करती है बाशमूल फौज के कि वो एक सोल्यूशन नहीं है। दूसरा डिप्लोमेटिक है, और डिप्लोमेटिक सोल्यूशन के लिए आपको दुनिया को कन्विंस करना, अपने लोगों को नहीं करना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ इंटरनली ऐसी चीज़ें ना करें जिससे एक ऐसा मैसेज बाहर जाए कि कश्मीरियों के साथ हम खड़े हैं। बट मेरे अपने ख्याल से माजरत के साथ डिफर कर सकता है, बट ये नहीं है मैं कह रहा हूँ कि जी इन्होंने ये क्यों किया, पाकिस्तान कश्मीर भेज दिया। बट एक तो ये सस्टेनेबल नहीं है।
अगले जुमे शायद फिर दोबारा कर ले, फिर उससे अगले जुमे लोग क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे कि भाई क्या मतलब है, हमने काम भी तो करना होता है और ये क्या सारे रेड लाइट पर क्यों खड़े हों। इससे अच्छा सिविल राइट मूवमेंट्स को कहें कि जी वो बाहर, और जितने भी लेकिन इंडिया में एक मैसेज तो बाहर आ गया है, पूरी दुनिया के मीडिया ने आज इसको बड़ा कवर दिया है, बड़ी कवरेज दी है। अब वज़ीर आज़म साहब ने जनरल असम्बली जाना है, वहाँ पे खिताब करना है, कश्मीर को का मसला वो एक भरपूर तरीके से उठाने वाले हैं वहाँ पर। इससे पहले तो आप मुझे बता देना, अब नवाज शरीफ साहब थे, उन्होंने जनरल असम्बली से जब खिताब किया, कुलभूषण तक का नाम लेना तो उन्हें गवारा नहीं किया। एक कश्मीर कॉज पे एटलीस्ट बात तो हो रही है। नहीं जी, बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं, पहले तबाही में चाहते हैं और उसके बाद आप ये कहें कि इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहे हैं। जो इंडिया ने किया एनेक्सेशन कश्मीर का, यूनियन का हिस्सा बनाया, 370 को रिपील किया, और बावजूद इसके कि उन्होंने कंसिस्टेंटली, नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये कहते रहे कि मैं ये करने जा रहा हूं, मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाया, और हमारे वजीर आजम ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मोदी साहब जीते ताकि कश्मीर का हल हो, तो उसका तो आज तक हमें जवाब ही नहीं मिला कि भाई वो उन्होंने क्यों। तो ये कहना कि इंटरनेशनल मीडिया की अटेंशन, बिकॉज इतना बड़ा कदम इंडिया ने कभी उठाया भी नहीं था। अभी आप ये कह रही हैं, या बहुत से लोग सजेस्ट करते हैं खुदा ना खासा कल इंडिया कुछ और बड़ा कदम उठाता है और आप ये कह देखें। बहरहाल एटलीस्ट आप लोगों को इस तरीके से इस हद तक अप्रिशिएट तो करना चाहिए कि कश्मीर कॉज को लेकर हुकूमत हर फोरम पर जा रही है, बात कर रही है। इससे पहले अब आप मुझे बता दें, किसने आज तक इस तरीके से जिक्र किया, किसने जुर्रत की अमरीकी सदर के साथ इस तरीके से बात करने की, किसने आज तक ये कहा इससे पहले कि मैं कश्मीरियों का सफीर हूं, मैं हर फोरम पर जाऊंगा, हर फोरम का दरवाजा खटखटाऊंगा? किसने इससे पहले, आप मुझे बताएं, बात की है? एटलीस्ट इस चीज को तो अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं, बिकॉज यू आर एम्बेरेस्ड, यू आर, एक सेकंड, मेरा ख्याल है भुट्टो साहब से ज्यादा किसी ने नहीं की थी। आप भी एग्री करेंगे, हिस्ट्री में जाके देख ले, यूएन जनरल असेंबली में उनकी जबरदस्त तकरीर है। और ये 1965 में जितनी कश्मीर की बात होती थी, या उससे पहले या उसके बाद कभी, अब तो बात होने खत्म हो गई थी। लेकिन जब हम हिस्ट्री का लेसन सीखते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं, तो हम कहते हैं कि कश्मीर कॉज को तो कोई फायदा नहीं होता ना, उस सब बोलने के बावजूद। और दूसरी बात ये मैं आपको करेक्ट करा दूं, 2016 की स्पीच आप नवाज शरीफ की उठा के देख ले, 2017 कुलभूषण के बारे में नहीं बोला था, लेकिन कश्मीर वानी का जब इशू हुआ था 2016 जुलाई में, वानी का इशू हुआ था, और फिर सितंबर में यूएन जनरल असेंबली में कंसिस्टेंटली हमने कश्मीर पूरी दुनिया में, और मैं देखे ना, या तो आप मुकाबला करने के लिए बैठे हैं, अभी मैं उस पर नहीं जाऊंगा, बट मुझे ये बता दें कि डिप्लोमेटिकली 5 अगस्त के बाद क्या एफर्ट किया, क्यों हमें डिस्पैच नहीं करना चाहिए था? हमें नहीं अंदाजा था कि अरब ममालिक की हमें सपोर्ट चाहिए, बल्कि लेकिन आप लोगों को चाहिए ना, जो बातें आप कर रहे हैं, हुकूमत के साथ आप लोग ऑपोजिशन बैठे, कोई तजावीज दें जो आप लोग बेहतर समझते हैं कि इस मसले को लेकर फिलहाल ये काम किया जा सकता है, तो आप बैठ क्यों नहीं जाते? अगर कुछ तजावीज हैं तो आप शेयर करें। देखें ना, आप एक चीज देखें कि हमें वो चीजें करनी चाहिए जो हर्ट करें इंडिया को, ठीक है, शॉर्ट ऑफ एनी मिलिट्री थिंग। अभी आपने जो ये एयर स्पेस का था, 3 दिन पहले मेरे साथ खुद फवाद चौधरी एक शो में थे, कामरान शाहिद के मेरा ख्याल है शो में थे, और उन्होंने ऐलान कर दिया, ट्वीट कर दिया कि एयर स्पेस बंद कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी दूसरे दिन कहते हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं हो रही है। अब मुझे ये बताएं कि पहले तो हुकूमत तो कंफ्यूजन खत्म करे, और इनफैक्ट फवाद चौधरी से मैंने ये पूछा कि आप क्यों ऐलान कर रहे हैं, फिरदौस आशिक अवान क्यों नहीं ऐलान कर रही? तो उन्होंने कहा फिरदौस आशिक अवान शायद नोट नहीं कर रही होंगी कैबिनेट में बैठ के, वो उनका ख्याल कहीं और होगा। अभी आप ये सोचें कि अगर हुकूमती नुमाइंदे एक दूसरे के बारे में ये करेंगे, और ये कश्मीर के बारे में बात हो रही है, किसी और जगह के बारे में नहीं हो रही, कैबिनेट मीटिंग की बात हो रही है। सो हम तो बिल्कुल साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ देने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी राय नहीं रखते हैं। हम भी कश्मीरियों के साथ उतने ही हमारे जज्बात है। 7 अगस्त को मरियम नवाज ने ऐलान किया कि 8 को वो जा रही हैं वहां शाम को मुजफ्फराबाद, तो उनके 8 को दोपहर को 1 बजे अरेस्ट कर लेते मुजफ्फराबाद। उन्होंने कहा कश्मीर। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब हमारे साथ है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम शौकत यूसुफजई साहब, बहुत हुकूमत के इस इक़दाम को सराहा जा रहा है, जिस तरीके से इज़हार यकजहती आज किया गया, और वज़ीर आज़म ने कहा कि जुम्मे जो है ना आप लोग बाहर निकले अपने कश्मीरी बहन भाइयों से इज़हार यकजहती करने के लिए। अपोजिशन इसको क्रिटिसाइज़ कर रही है, वो कह रहे हैं, अभी जुबैर साहब भी थे, वो कह रहे थे कब तक इस तरह के तरीके से चलेगा, लोग कल को कहेंगे कि भाई हमें अपने कामों पे जाना है, हमें ये काम करना है, तो कब तक आप इसको स्टेबल रख पाएंगे ये हर जुमे की कॉल को?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो लोग इमरान खान को जानते हैं ना, ये उस वक्त भी कैसे कहते थे कि जी ये कितने दिन तक धरना जारी रखेंगे। तो अगर वो 126 दिन तक धरना जारी रखा हुआ है तो मेरे ख्याल से कश्मीर कास्ट के लिए हम 126 साल भी गुजरे तो उसके लिए भी हम इस तरह स्ट्रगल कर सकते हैं और करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये हमारा अज़म है और इसका अज़म का इजहार वज़ीर आज़म इमरान खान कर चुके हैं। लोग उन पे एतमाद कर रहे हैं जिस अंदाज से उन्होंने। और अब इनको तकलीफ क्या हो रही है? इनको तकलीफ ये हो रही है कि इनके लीडर जेलों के अंदर है। इनको न कश्मीर की पड़ी है, न इनको किसी और चीज की, न इनको पाकिस्तान के मफादात अजीज। ये वो लोग थे जो इससे पहले या तो वो ड्रग की स्मगलिंग करते थे या फिर मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। ये वो लोग थे हुक्मरान। अब बदकिस्मती से इनकी जो इतने बड़ा इशू आ गया, कश्मीर का आ गया, और इसको इंटरनेशनली जिस तरह फहम हुआ, ये हुकूमत ने पहली दफा वजारत खारजा ने एक बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई और इंटरनेशनल लेवल पे लोगों ने तस्लीम किया कि कश्मीर जो है ये पाकिस्तान हिंदुस्तान का डिस्प्यूट नहीं है, बल्कि ये इंटरनेशनली एक मुतनाज़ा उस इलाका डिक्लेयर हो गया। ऑपोजिशन रहनुमा ये भी टीवी शोज में आके टीवी टॉक शोज में बात करें कि एटलीस्ट हुकूमत को एतमाद में तो लेना चाहिए था। ये कोई आमराना दौर थोड़ी है, आप कोई डिक्टेटर थोड़ी है कि आप अपनी मर्जी से फैसले करें और इस तरह पूरी आवाम को कहें और बाहर निकल जाए। एटलीस्ट ऑपोजिशन को साथ बिठाएं, बात करें, हम ये करने जा रहे हैं, आप हमारे साथ हैं, तजावीज लें, शेयर करें। उनका ये भी एतराज है। देखिए, अपोजिशन के साथ आप कुछ भी कर लेना, उनकी सुई जो है ना इस वक्त जरदारी और नवाज शरीफ के ऊपर अटकी हुई। आप उनको कुछ भी कह दें वो उल्टा चलेंगे। हमारे असम्बली के अंदर कल जो मैंने स्पीच की, जो करारदाद हमने कश्मीर के ऊपर पास कराई, उसमें अपोजिशन भी थी मेरे साथ और हम सब ने मिलकर, गवर्नमेंट और अपोजिशन ने मिलकर करारदाद पास की। फिर मैंने जब लास्ट स्पीच करने थे, वाइंड अप स्पीच असेंबली के अंदर, तो मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि कल हम जो है इस यकजहती का इजहार करना चाहते हैं। देखिए, बात यह है कि उन्होंने कहा कि जी हम अपनी रैली निकालेंगे। हमने कहा अपनी निकालें लेकिन निकलें। देखिए, सबसे पहली बात यह कि आप तनकीद तो कर रहे हैं लेकिन आप तजावीज क्या दे रहे हैं? मतलब आप कोई तजवीज तो दे देना कि इमरान खान क्या कर ले, मतलब वजीर आजम क्या कर ले कि आपको तजावीज वो क्या दे। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो अपोजिशन लीडर के साथ तो बात करने को तैयार नहीं है, किसी मामले पर मुशावरत करने को तो तैयार नहीं है। तो बड़े मामलात में अपोजिशन को ये शिकवा होता है कि अकेले आप जो फैसले कर लेते हैं। अभी आप कह रहे हैं तजावीज दें, कैसे दें जब मिलके बैठेंगे ही नहीं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। देखिए, अपोजिशन के साथ हमारा कोई जाति झगड़ा नहीं है, ना प्राइम मिनिस्टर का कोई जाति झगड़ा है हमारा। तो देखिए, हम इस मुल्क के लिए, हमें लोगों ने वोट किस लिए दिया था इमरान खान को कि वो एहतसाब करेंगे, जो लूटी दौलत है वो वापस करेंगे, ये करप्शन खत्म करेंगे, इसीलिए तो वोट दिया था। उन्होंने आके जो नैब का इदारा है उसको मजीद स्ट्रेंथन करने के लिए कोशिशें की और आज अल्लाह के फजल से नैब ने जिन लोगों पे हाथ डाला है उनको तकलीफ हो रही है। और यही खान साहब ने कहा था कि मैं आकर तकलीफ पहुंचाऊंगा, ये तकलीफ हो रही है। अब इशू है कश्मीर का। कश्मीर पे तो सारी पार्टियां, देखो, अवामी नेशनल पार्टी का, एनपी का अपना एक स्टांस होता था किसी जमाने में, और इसी तरह जो सिंध की जो जमातें हैं उनका अपना स्टांस होता था कभी का। आज सारी जमातें, सारे मुल्क के, इवन जेयूआई जो है वो भी कश्मीर के लिए आवाज उठा रही है ना। तो जब पूरी कौम कश्मीर के लिए आवाज उठा रही है तो इसमें फिर कश्मीर काज को नुकसान पहुंचाने के लिए सिर्फ अपने खातिर, अपने मफादात के लिए ये बातें करते हैं। आप कश्मीर पे इकट्ठे हो जाएं, बाकी ठीक है, ये तो सियासत होती रहेगी। ठीक है, आपने करप्शन किए उसका जवाब देते हैं अदालत में कैसे? हमने तो आपको नहीं वो किया ना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ हैं। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे कि फजाई हुदूद बंद करने से पाकिस्तान भारत को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। भारत की जानिब से कश्मीर से मुताल्लिक किए जाने वाले स्याह इक़दाम के बाद ही पाकिस्तान ने भारत से सिफारती ताल्लुकात महदूद करने का ऐलान किया था। इसके साथ साथ
भारत के साथ तिजारत भी मुअत्तल कर दी गई थी, जबकि भारत के लिए फ़िज़ाई हुदूद को बंद करने का फैसला अभी ज़ेर गौर है और कहा जा रहा है कि इस पर अभी गौर किया जा रहा है। इससे पहले पाकिस्तान ने पुलवामा हमले के बाद भारत की जानिब से की जाने वाली दरअंदाजी के बाद 27 फरवरी को अपने फ़िज़ाई हुदूद को भारत के लिए बंद कर दिया था, जो कि 16 जुलाई को 139 दिनों के बाद दोबारा खोली गई। उस दौरान भारत को 15 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा, जिनमें सबसे ज़्यादा नुकसान एयर इंडिया को उठाना पड़ा। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद बंद होने से भारत की 400 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख हुई। अब अगर पाकिस्तान भारत के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद को बंद करता है तो भी भारत को अरबों रुपए का नुकसान होगा और भारत ये सारा नुकसान मुसाफिरों पर डालता है। टिकटें महंगी हो जाती हैं वहाँ पर लोगों के लिए, क्योंकि भारत के पाकिस्तानी हुदूद में 11 फ़ज़ाई रूट्स हैं और अगर पाबंदी लगा दी जाती है तो इसके नतीजे में भारतीय तैयारों की फ़्लाइट का दौरानिया कम से कम 70 से 80 मिनट तक टाइम का दौरानिया भी बढ़ जाएगा। बाज़ रूट्स पर जहाज़ों को रीफिलिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी, जिससे इसका खर्च भी अलग होगा। सवाल ये है कि भारत को दबाव में लाने के लिए पाकिस्तान को क्या ये इकदाम अब उठा लेना चाहिए, इस पर बात करने जा रही हूँ। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब है, डिफेंस एनालिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम शाहिद लतीफ़ साहब। अब इस ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है कि भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद को बंद कर दिया जाएगा, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि पुलवामा हमले के बाद भी जब भारत ने दरअंदाजी की तो बंद कर दिया गया था पाकिस्तान की जानिब से भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद को। अब कितना नागुज़ीर हो चुका है इन हालात में ये फैसला कि भारत के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद को बंद कर दिया जाए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अभी हम चूंकि जंग की हालत में तो नहीं जा रहे और ना हम सोच रहे हैं, हम तो फिलहाल सफारतकारी के जरिए और वो भी जारहाना सफारतकारी के जरिए मामले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। गो आज ये मामला अब बड़ी जोर से ज़ेरे बहस आ रहा है कि जब ये बैनुल अक़वामी कवानीन कहते हैं कि जब आप कुछ लोगों को इस तरह दीवार के साथ लगाएंगे, उन पर जुल्म और तशद्दुद करेंगे, तो उनको असला उठाने की इजाजत है कि वो असला उठाएं और आपका मुकाबला करें। क्योंकि आप उनकी कत्ल गारत कर रहे हैं, उनके साथ आप दरिंदगी कर रहे हैं, उनके साथ बर्बरियत कर रहे हैं। यानी अब तो तकरीबन 3 हफ्ते से ज्यादा का कर्फ्यू हो चुका और वहां से जो इंफॉर्मेशन है उसका सारा ब्लैकआउट है। तो अब आप मुझे बताएं कि अब इससे आगे किस हद तक हम कहें, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, कि पाकिस्तान किस हद तक कहे कि हम जनाब सिर्फ दफाई जो स्ट्रैटेजी है उसी को अपनाएंगे। दफाई स्ट्रैटेजी का क्या मतलब? हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो बार बार कह रहे हैं कि अगर आजाद कश्मीर ने आपने पुलवामा टाइप कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया और पाकिस्तान के साथ ज्यादती करने की कोशिश की तो हम फिर ऐसे नहीं बैठेंगे। और इसकी मिसाल हमने फरवरी के महीने में कल कर दी, सरप्राइज दिया था। जब पुलवामा का किस्सा हुआ तो उससे पहले प्राइम मिनिस्टर ने क्लियरली कहा था कि अगर आपने कहीं वो कोई मुहिम जोई की कोशिश की तो फिर हमने ये नहीं सोचना कि हम इसका जवाब देंगे नहीं देंगे, कहां देंगे, उसका जवाब हम देंगे और हमने ऐसे ही किया। बिल्कुल, तो ये कोई मजाक नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूं कि वक्त आने वाला है, तकरीबन वो वक्त आ रहा है, क्योंकि वो जो आदमी जिसके साथ हम डील कर रहे हैं वो तो सरासर एक दहशतगर्द आदमी है और दहशतगर्द जमात जो RSS है उसका आज भी सरगर्म रुकन है। बिल्कुल, उसे तो आम जुबान समझ नहीं आती। और मेरे ख्याल में शाहिद लतीफ़ साहब ये बताइएगा, हालिया ट्रंप और जो मोदी की मुलाकात हुई है जी, इसमें हमें सालिसी कहीं पे नजर नहीं आई है। इसमें हमने कहीं देखा कि ट्रंप ने मोदी से सालिसी की कोई बात की हो, बल्कि उल्टा ये कहा कि ये दोनों अपना मसला खुद से हल कर सकते हैं, अगर मेरी ज़रूरत पड़ी तो वो मैं रज़ाकाराना करने को तैयार हूं। सालिसी वाली हमें कोई बात नज़र नहीं आई। ट्रंप को तो शाहिद लतीफ़ साहब मोदी को ये कहने की जुर्रत नहीं हुई कि इंटरनेशनल जो लॉज है उनकी वायलेशन भारत कर रहा है। तो हम ऐसे में दुनिया से, अमेरिका से उम्मीद क्या रखें? फिर वो जो बात की जा रही है कि शायद अमेरिका को हमारी ज़रूरत इसलिए है कि वो अफगानिस्तान से निकलना चाहता है, इसलिए हमें इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसे में अब कोई आंखों में आंखें डाल के मोदी से बात करने की जुर्रत ही नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा। दुनिया जो है उसका दौरे में आ रहे हैं। दुनिया सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद को देखती है और उस मफाद में, और वो जो स्ट्रैटेजी है उसका लीडर अमेरिका है जो खुल्लम खुल्ला कहता है कि दोस्त और दुश्मन जो है वो मुस्तकिल नहीं हुआ करते, आपका मफाद मुस्तकिल होता है। अब जो मुल्क खुल्लम खुल्ला ये नारा लगाए, आप उससे इस चीज की तवक्को रख सकते हैं कि कश्मीरियों के साथ दिन दहाड़े जो जुल्म हो रहा है उसका मदावा करने अमेरिका सामने आएगा? जो मुसलमानों के खिलाफ वहां नफरत है उसका मदावा करने अमेरिका सामने आएगा?
जो हिंदुस्तान में नारा लगा दिया गया, और वो जो नेहरू का हिंदुस्तान है वो तो आज दूर दूर तक नजर नहीं आता। वो तो सेकुलर हिंदुस्तान था ना, जहां अकलियत और अक्सरियत उसने बराबर रहना था, जहां फिरके और ये सारी जो चीजें हैं, मजहब जो हैं, उन्होंने इकट्ठे एक दूसरे के साथ रहना था। मगर मोदी का जो हिंदुस्तान है वो हिंदुत्व है, वो खुला उसने इजाजत दे रखी है। ये जो आरएसएस है, इसके साथ कम से कम 6 और जमातें हैं जो इसी स्टेटस की जो दहशतगर्दी करते हैं वो हैं, और उनको खुली इजाजत दे दी गई कि पूरे हिंदुस्तान में आप सारी अकलियतें खत्म करो और सिर्फ अक्सरियत हिंदुओं की जो है उसको ऊपर लाओ, और वही काम वहां पे हो रहा है। लिहाजा मैं समझता हूं कि अंदर से, और अमेरिका ने वही काम किया इजराइल के साथ मिलकर। तो ये इजराइल का जो मॉडल है, अब वो मुसलमानों को ऊपर अप्लाई करने जा रहे हैं। मोदी से सवाल किया वहां पर एक जर्नलिस्ट ने, क्या पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात पे सदर ट्रंप को चाहते हैं कि वो मिलकर हल करें? तो मोदी ने जवाब दिया कि भारत और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं ये दो तरफा हैं, इसलिए हम दुनिया के किसी भी मुल्क को इसके लिए जहमत नहीं देना चाहते। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान और भारत जो 1947 से पहले एक थे, मिलजुल कर अपने मसाइल हल भी कर सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं। आप नहीं समझते कि भारत एक बार फिर से दुनिया को बेवकूफ बनाया गया, उस चक्कर में घुमा दिया है? क्योंकि पाकिस्तान जब भी भारत से बात करने की कोशिश करता है कश्मीर पर, तो कहीं भी मुज़ाकरात में भारत चाहता ही नहीं कि कश्मीर को एजेंडे पर रखा जाए। फिर से भारत बेवकूफ बना गया, मोदी बेवकूफ बना गया दुनिया में। देखें जो शख्स जो है और जो मुल्क है कश्मीर को अपना अटूट अंग कहे कि ये वो हिस्सा है जो भारत से अलग नहीं हो सकता, वो उसका लाजमी जुज़्व है, आप उससे तवक्को रखते हैं कि वहां पर रायशुमारी कराएगा? आप उससे तवक्को रखते हैं कि कश्मीर को ये हक दिया जाएगा कश्मीरियों को कि वो अपना फैसला खुद करें? और क्या उन्हें दीवार पे लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा कि कश्मीरियों का फैसला, वो कश्मीरी जो पाकिस्तान का झंडा लेकर सीने पे गोलियां खाते हैं, जो कहते हैं कि अगर मैं शहीद हो जाऊं तो इस झंडे में लपेट के मुझे दफन करना, आप उनसे इस चीज की उम्मीद रख सकते हैं कि वो भारत की तरफ टिल्ट होंगे? ये सवाल ही पैदा नहीं होता। वो एक ड्रामा है जो कह रहा है कि 70 साल से उसने लोगों की, दुनिया की आंखों में धूल झोंक रखी है कि हमारे बाहमी मसाइल हैं, हम इसको हल करेंगे। और आज प्रेसिडेंट ट्रंप को भी उसने वही जवाब दिया। ये बिल्कुल उसका ड्रामा है, ये बिल्कुल दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का एक नया तरीका है। और फिर ट्रंप जो है, उसने भी, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ये बात कर दी कि मुझे मोदी ने ये जवाब दिया है, वो उसके जवाब को दोहरा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि कश्मीर में हर चीज अंडर कंट्रोल है। यानी आपने वहां ब्लैकआउट कर रखा है, और कम से कम अब 26 दिन से भी ज्यादा हो गए, उनकी हर चीज आपने काट दी। ना उनके पास खाना है, ना उनके पास अद्वियात हैं, ना उनके पास सेफ्टी है। लोग उनसे अगर ताल्लुक, और लोग उनसे कांटेक्ट भी करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते, उनके जो रिश्तेदार हैं। और इसको आप कहते हैं कि कश्मीर की सूरत हाल नॉर्मल है? अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे शाहिद लतीफ साहब, आखिरी सवाल। भारत ने जो प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है कि दहशतगर्द दाखिल हो गए, जो पाकिस्तानी कमांडोज है वो भारतीय पानियों में दाखिल हो रहे हैं, ये जो अब भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है, आप समझते हैं कि एफएटीएफ पर हम पे किसी हद तक ये असरअंदाज हो सकता है? ज़ाहिर है भारत तो कोशिश करेगा ना कि दहशतगर्दी के इल्जामात लगाकर पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करवाया जा सके। अब हम तो ये चीज समझ रहे हैं कि भारत हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, क्या दुनिया ये समझे कि भारत का प्रोपेगेंडा? देखिए, मैं ये समझता हूं, जो मैं साथ साथ कह रहा हूं, जितने दिन गुजर गए कर्फ्यू को, मैं ये कह रहा हूं कि आपने जो जारहाना सफारतकारी की, अब तक उसके नतीजे अच्छे निकले। कम से कम कश्मीर के ऊपर पूरी दुनिया में बात हो रही है। हाँ जी। मगर हिंदुस्तान टस से मस नहीं हुआ, और ना वो होगा। तो इसका यह मतलब हुआ कि हमारी जो सफारतकारी है उसमें कुछ कमी तो रह गई ना। इससे पहले कि हम अगले स्टेप पे जाएं, जिसके अंदर ये मुख्तलिफ चीजें, जिसका आपने जिक्र किया कि उसकी फजाई हुदूद वो रोक दें उसके लिए, और उसके साथ साथ हम उसको थ्रेट करें कि हमारा अगला जो हरबा होगा वो फिर एक्शन होगा। और वो एक्शन हम पहले फरवरी में दिखा चुके। बिल्कुल, जब हम कहते हैं तो करके दिखाते हैं। मैं ये समझता हूं हमारे प्राइम मिनिस्टर को, हमारे वजीर खारजा को अपनी टीम लेकर उन मुल्कों तक पहुंचना चाहिए, ताकि एक वार्निंग जो है हम दे दें, और फिर हम कहें कि जनाब हमने ये वार्निंग दी थी। ये लोग जो है, ये वो जुबान नहीं समझते। आप अफगान को देखिए, उन्होंने वो जंग रूस से भी जीती, उन्होंने वो जंग अमेरिका से भी जीती, और आज अमेरिका उनके पांव में पड़ा हुआ है। हमें निकलने दो। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद लतीफ साहब हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया शाहिद लतीफ साहब आपका। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे कि बेनामी जायदादें रखने वाले हो जाएं होशियार, क्योंकि एफबीआर की टीमें हो गई हैं अब कार्रवाई के लिए तैयार। वापस आते हैं छोटे से वक्त के बाद।
नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता हफ्ते मुल्क में बेनामी जायदें रखने वाले अफराद की रिपोर्ट 1 महीने में तलब की थी, जिसके बाद से FBI एक्टिव हो गया है। इसी सिलसिले में FBI में नए शोबे की तकमील भी अमल में आई है और अब बेनामी जायदादें रखने वालों के खिलाफ मुहिम जारी है। जबकि ज़राए के मुताबिक FBI के बेनामी ट्रांजैक्शन जोन्स ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 3 अहम रहनुमाओं के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ कर दिया है। इन रहनुमाओं में सैयद खुर्शीद शाह, नफीसा शाह और शर्मिला फारूकी के नाम शामिल हैं। ज़राए का दावा है कि इन रहनुमाओं के बेनामी जायदादों और अकाउंट्स के बारे में मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं, जबकि इससे पहले 300 अफराद की बेनामी जायदादों का सुराग लगा लिया गया है और इस सिलसिले में उनको नोटिस भी भेजे जा रहे हैं। जबकि वाज़ेह रहे कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक ऑपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह पहले ही नैब के रडार पर हैं और नैब का एंटी करप्शन डिपार्टमेंट सैयद खुर्शीद शाह और उनके फ्रंटमैनों की 500 अरब रुपए की जायदादों पर तहकीकात भी कर रहा है। इसकी जो डिटेल्स हैं हम अपने पहले प्रोग्राम में आपके साथ शेयर कर चुके हैं। इससे मुतालिक खुसूसी अपडेट्स ये हैं मजीद के नैब ने डिप्टी कमिश्नर दादू को खुर्शीद शाह समेत 11 अफराद के नामों पर जायदादों की तफसीलात को मांगा है। ज़राए से मौसूल होने वाले ख़त में नैब ने जिन अफराद की जायदादों की तफसील मांगी है, इनमें पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह, जबकि 4 बेटियों और 4 बेटों की जायदादों की तफसीलात के साथ 2 सितंबर तक नैब सखर के दफ्तर में हाजिर होने की भी हिदायत की गई है। जबकि ज़राए का यह भी कहना है कि FBI का एंटी बेनामी जोन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और सेनेटर तनवीर खान के खिलाफ भी तहकीकात कर रहा है। कानूनी तौर पर बेनामी जायदादें रखने वाले अफराद अगर अपने जवाबात से मुतमईन ना कर सके तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जबकि बेनामी जायदादों के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट पेश करने के लिए FBI के पास 30 सितंबर तक का वक्त है। अब देखना यह है कि ये FBI ये रिपोर्ट कब तक मुकम्मल कर पाती है। जबकि आम सवाल ये है कि जिन अफराद के तहकीकात में नाम सामने आएंगे और वो जवाब में मुतमईन ना कर सके तो उनके खिलाफ मतवक्के कार्रवाई हो क्या सकती है, इस पर हम बात करेंगे माहिर कानून और साबिक प्रोसिक्यूटर नैब राजा आमिर अब्बास साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आमिर अब्बास साहब आपका। आमिर साहब, बेनामी जाली अकाउंट्स में तो हमें पता है पहले गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, केसेस भी चल रहे हैं, पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हैं। अब बेनामी जायदादें रखने वालों के खिलाफ भी अब जो मुहिम का आगाज़ किया है FBI के लिए में इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट, एक जोन भी बनाया है। ये बेनामी अकाउंट्स, बेनामी जायदादें और जाली अकाउंट्स ये एक ही शेप के गैर कानूनी काम है या इनमें कुछ फ़र्क भी है? थोड़ा सा आम आदमी के लिए समझा सकते हैं कि तीनों में फ़र्क क्या है? देखिए शाजिया, ये 2017 में जब ये कानून आया बेनामी का, तो उसमें उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क का डायलेमा ये रहा है कि जब से ये पिछले 15, 20, 25, 30 साल से इस मुल्क में हो क्या रहा है कि लोग अरबों खरबों रुपए बना रहे हैं और वो बनाते क्या हैं, किसी के बावर्ची के नाम पे, किसी के माली के नाम पे, किसी के नौकर के नाम पे क्या हो रहा है, किसी ऐसी फेक कंपनीज जैसे 14 शुगर मिल्स बन जाती हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि उसका असल जो बेनिफिशियल ओनर है वो कौन है। तो इन तमाम चीज़ों को चेक करने के लिए मौजूदा हुकूमत ने जब ये काम शुरू किया तो उसमें हमें नज़र आया कि एक शख्स जो आज से 20 साल पहले पार्लियामेंट में आता है, जैसे आपने खुर्शीद शाह साहब का नाम लिया कि जो गालिबन मीटर रीडर थे और अब 500 अरब रुपए तक की मुख्तलिफ जायदादें अनअर्थ हो चुकी हैं। और इसी तरीके से अगर आप वो ओमनी ग्रुप को देखते हैं तो उसकी भी जब 2007 में जब गवर्नमेंट आती है तो उसके बाद एकदम उसका ग्राफ ऐसे वर्टिकल ऊपर जाता है और उसमें 14-15 शुगर मिल्स का इजाफा होता है। इसी तरीके से आप पुराने और लोगों के देखें, आप पंजाब में देखें, और इवन इसमें न सिर्फ सियासतदान हैं, इसमें काफ़ी सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं कि जिन्होंने अरबों करोड़ों रुपए के प्रॉपर्टीज़ बनाई हुई हैं। अब इन प्रॉपर्टीज़ को 2 अंदाज में पकड़ा जा सकता है। एक तो बड़ा जो नैब का तरीक़ाकार है कि जनाब आप इसको एसेट्स बियॉन्ड नॉन सोर्स ऑफ इनकम, आप ये बताइए कि ये नॉन सोर्स से ज़्यादा है। लेकिन उससे आसान तरीका ये जो बेनामी का कानून 2017 में नून लीग लेके आई, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन अभी हुई है उसमें बड़ा ईजी है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी है और उसके बारे में उसके मालिक से पूछा जाता है कि जनाब आप इसके ओनर हैं, आपके पास सोर्सेज थी और वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और अल्टीमेटली वो कोर्ट में जाएगा और अगर एक्सप्लेनेशन नहीं होगी तो फोर्थ फेथ वो प्रॉपर्टीज जब्त हो जाएंगी बाहर के सरकार पाकिस्तान के। आमिर ये बताइए
कि जिनके नामों पर बनाई गई हैं, मसलन अगर खुर्शीद शाह साहब की अगर कोई बेनामी जायदाद है, अगर उन्होंने किसी बावर्ची किसी ड्राइवर के नाम पर बनाई है, तो खुर्शीद शाह साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई तब होगी जब वो कोर्ट में जाके वो बावर्ची है वो ड्राइवर कह देगा कि ये भाई मेरे नाम पे तो कुछ नहीं है, मुझे तो सिर्फ नाम दिया गया है, तो कार्रवाई होगी। और क्या सिर्फ फिर खुर्शीद शाह के ख़िलाफ़ ही कार्रवाई होगी या उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी जिनके नाम पे? देखिए, इसमें असल जो कार्रवाई होनी है वो बंदों से ज़्यादा उस प्रॉपर्टी के खिलाफ कार्रवाई होनी है कि जो मेन मकसद है कि प्रॉपर्टी को जब्त किया जाए। अच्छा। अगर तो उस बंदे ने कह दिया कि मेरे पास सोर्स नहीं है, मैं तो कमा ही नहीं सकता, मुझे तो या तो मेरे इल्म में ही नहीं, जैसे बहुत से अकाउंट्स में है, फिर अगर खुर्शीद शाह साहब सामने आते हैं या कोई उनकी फैमिली का मेंबर के जनाब ये हमारी है, तब तो उनको बुलाया जाएगा अदालत में। लेकिन अगर कोई शख्स भी सामने नहीं आता और वो शख्स उसकी जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता कि मेरे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं थे, तो फिर बड़ा आसान तरीका है, उसको जब्त कीजिए, पैसा पाकिस्तान के माल खाने में डालिए और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। दिस इज वेरी गुड। इसमें भी प्ली बार्गेन हो सकता है शाजिया कि आप इसमें भी प्ली बार्गेन हो सकता है? इसमें कोई प्ली बार्गेन, नो प्ली बार्गेन। The only thing is you have to give a justification। अगर खुर्शीद शाह साहब सामने आते हैं तो वो बताएंगे जनाब ये मेरा कारोबार था, ये अरबों रुपए की मेरी इनकम थी, यहाँ से लिया, मैं तो पार्लियामेंट से सिर्फ तनख्वाह लेता था और जब मैंने पार्लियामेंट का शुरू किया तो ये नफीसा शाह साहब अभी बताएंगी। और इसी तरीके से पंजाब में आप देख रहे हैं कि मरियम बीबी जब कहती हैं कि मेरी कोई प्रॉपर्टीज पाकिस्तान क्या लंदन क्या पाकिस्तान में भी नहीं, और उसके बाद जब उनके नाम पे अरबों रुपए के शेयर्स आ रहे हैं चौधरी शुगर मिल की सूरत में, तो ये भी उसमें फॉल कर सकता है। और इस कानून को अगर मौजूदा हुकूमत ने FBR के जरिए सही इम्प्लीमेंट कराया तो इसमें पॉलिटिशियंस के साथ साथ थोड़ी सी नज़र ब्यूरोक्रेट्स पे रखनी चाहिए। ये कि वो हमें कोयटा का मुश्ताक रेसानी याद है कि जिसके 15 से 20 बंगले खाली डिफेंस में और पाकिस्तान के पौष इलाके में निकले थे। इसी तरीके से आपके बहुत से ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने बेतहाशा बेनामी प्रॉपर्टीज बनाई हुई हैं और उनको अगर आप पकड़ लेंगे तो ये कभी भी खुद सामने नहीं आएंगे, क्योंकि ये एक तनख्वाहदार तबका है। आपके इल्म में है फवाद हसन फवाद की अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज निकली, जो कि खुद एक ग्रेड 21 का जिसकी 3-4 लाख रुपए तनख्वाह है। तो ये वो लोग हैं कि जिन्होंने इस मुल्क को बेनामी की सूरत में दूसरे नामों की सूरत में लूटा, प्लंडरिंग की और इस मुल्क में जायदादें ना सिर्फ इस मुल्क पे बनाई। तो आमिर ये भी बताइए कि आपको भी याद है ना कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा था कि बेनामी जायदाद की निशानदेही करने वाले को 10% कमीशन भी दिया जाएगा। तो ये जो एमनेस्टी स्कीम थी, इन बेनामी जायदादों को इनके पास मौका था कि उसमें आप उसको डिक्लेयर कर सके, ये उसका हिस्सा बन सकती थी? देखिए, जो एमनेस्टी स्कीम थी उसमें जो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे वो ये इस स्कीम से फ़ायदा नहीं उठा सकते थे। अगर आप MNA हैं, अगर आप MP हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, कोई सिविल सर्वेंट हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, तो तब आपको जस्टिफिकेशन देनी है। ये नहीं कि आपने 5 या 10% टैक्स दे दिया। दैट वाज ओनली फॉर बिजनेसमैन कि आप अपनी जायदादें करें। लेकिन अगर आप सरकारी ओहदे पे हैं, आप MNA हैं, आपको जस्टिफिकेशन देनी है, आपको सोर्सेज देने हैं, बताना है कि आपने ये पैसे कहाँ से लिए। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और इनके लिए ये एमनेस्टी स्कीम नहीं थी, यही वजह है कि इन्होंने उसमें डिक्लेयर नहीं किया। और अब जब FBR ने ये तमाम चीज़ें, खासकर जरदारी साहब की कराची में काफ़ी प्रॉपर्टीज़ है, आपके इल्म में है, वो आइकन टावर है और बेतहाशा चीज़ें हैं, बहुत से प्लॉट्स हैं, तो वो अभी वो लिस्टें बन चुकी हैं। और जब ये सामने आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा इस मुल्क के रेवेन्यू में आपको फ़ायदा होगा और इसकी जस्टिफिकेशन कोई शख्स नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं कि जो किकबैक्स की सूरत में, जो कि कमीशंस की सूरत में, बड़े बड़े ठेकों में बड़े बड़े काम इलीगल करवाने के, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगवाने की मद में एज ए इनको किकबैक्स मिलती थी। तो ये अब लगता ऐसे है कि अगले 6 माह, साल, 2 साल में ये तमाम प्रॉपर्टीज जब्त होंगी बाहक के सरकार। अच्छा, एक और बात, सिर्फ जब्त होंगी, इसके अलावा और सजा क्या होगी उन शख्सियात के लिए?
देखिए, सज़ा तो तब होगी कि जब वो सामने आएंगे और कहेंगे कि जनाब ये हमारी प्रॉपर्टी है, फिर अदालत में केस चलेगा। अदालत में जब केस चलेगा तो अगर वो साबित ना कर पाए तो ये प्रॉपर्टी जब्त हो जाएंगी और उन्हें 3 से 5 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। लेकिन सज़ा, मैंने जैसे कहा कि सज़ा इसमें इतनी ज़्यादा मीनिंग नहीं रखेगी। असल चीज़ होगी कि ये अरबों रुपए की जो जायदादें हैं, ये जब आपके अपने उसमें आ जाएंगी सरकार के हक में, तो ये चीज़ें आइंदा के लिए भी एक ऐसा बन जाएगा कि कोई शख्स अब बेनामी में रखने के लिए, पहले तो बड़ा आसान होता था कि जनाब अकाउंट्स आप देख लीजिए, अरबों खरबों के ये जो अकाउंट्स हैं, ये तमाम पैसे भी अब जाएंगे सरकार के पास, क्योंकि ये सामने आके कोई शख्स नहीं कहेगा ये मेरे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। राजा आमिर अब्बास माहिर कानून हमारे साथ हैं। नाज़रीन, हमारा आज का एडिटोरियल, राब्तों के फुकदान ने एक बार फिर से तहरीक इंसाफ की हुकूमत को शर्मिंदा कर दिया है। गुज़श्ता रोज से मीडिया पर खबरें चल रही थी कि महंगाई की चक्की में पिसती गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाएगा और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाएगी। इस खबर की तस्दीक आज शाम उस वक्त हुई जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुआविन बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कहा कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। ट्विटर में लिखा गया कि पेट्रोल की नई कीमत 4 रुपये 59 पैसे की कमी से के बाद 113 रुपये 24 पैसे फी लीटर हो गई है, जबकि डीजल की फी लीटर कीमत में 7 रुपये 67 पैसे और मट्टी के और तेल की कीमत फी लीटर कीमत में 4 रुपये 27 पैसे की कमी कर दी गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 67 पैसे की कमी की गई है और नई कीमत 124 रुपये 80 पैसे होगी। ट्वीट में फिर यह भी दावा किया गया था कि पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक 1 सितंबर रात 12 बजे से होगा। मुआविन खुसूसी ने अपनी ट्वीट में इसका क्रेडिट भी लिया और कहा कि तेल की आलमी मार्केट की कीमतों में कमी का फ़ायदा बराह रास्त आवाम को मुंतकिल किया जाएगा। नए पाकिस्तान का दूसरा साल आवाम के लिए खुशखबरियां लाएगा। लेकिन इस खबर का ड्रॉप सीन अब से थोड़ी देर पहले हुआ, जब वजारत ख़जाना की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की खबरें बेबुनियाद हैं। इस पर फैसला कल होगा और कल ही नई कीमतों से मुतालिक बताया जाएगा। सवाल ये है कि हुकूमत के जो महकमे हैं ये चीज़ों को फाइनलाइज करने से पहले आपस में एक दूसरे के साथ कंफर्म क्यों नहीं करते हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात हैं, वो इतनी मिस इन्फॉर्मेशन कैसे दे सकती हैं? वो ख़ुद पहले सही इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं ले सकती, इतना मिसगाइड कैसे कर सकती हैं? इसके लिए हमारी भी यही तजवीज़ है और जो कि बड़ी कॉमन सी की बात है कि हुकूमत को आपस में राब्ते, जो कोऑर्डिनेशन है, उनको मजबूत करना होगा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी आपसे कल मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।